धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली दंगों के लिए किसने पूरा षड्यंत्र रचा था, किसने पूरी साजिश रची थी, इसका खुलासा करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी जांच कोई षड्यंत्रकारी तौर पर कर रही है, यानी कि वो षड्यंत्र के तहत जांच कर रही है और लोगों को मुकदमों में फंसा रही है, दिल्ली दंगों में फंसा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के कई बुद्धिजीवियों ने ये बड़ा दावा किया है। भोंपू मीडिया के दलाल शाटुकार दंगाई पत्रकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने नहीं रखेंगे, ना ही उन्होंने अभी तक रखी है, लेकिन धाकड़ खबर आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश रखने जा रहा है। खबर थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोगों को पेशेंस के साथ सुनना चाहिए। सुनने के बाद आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो असल में क्यों हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तमाम लोग शामिल हुए उनमें से मैं आपके सामने नाम बता देता हूं। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। सबसे पहले देश के जाने माने जो नौकरशाह हैं, रिटायर्ड हर्ष मंदर, वो बोले। उसके बाद कंवलप्रीत कौर ने अपनी बात रखी, उसके बाद उमर खालिद ने अपनी बात रखी और उस सबसे बाद में बात रखी योगेंद्र यादव ने। हर एक ने अपनी बात को दमदार तरीके से रखा और एविडेंस के और सबूतों के साथ रखा और दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार और सीधे सीधे कहें गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को उनको सुनना चाहिए। मैं आपके सामने सीधे पहले प्रोफेसर अपूर्वानंद की बात रख रहा हूँ, सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान जिनको कुछ अधिकार देता है, और हम वैसे नागरिक हैं जो पिछले वर्ष भारत में जो एक नया कानून बना नागरिकता का, जो नागरिकता में समानता के सिद्धांत को अस्वीकार करता था और नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष आधार पर आघात करता था, उस कानून का विरोध और उस कानून की आलोचना हम सब ने खुलकर की है, लिखकर और बोलकर। और उसके बाद जब उसके विरुद्ध पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, तो उसमें अलग अलग तरीक़ों से हमने उसका समर्थन किया और उसमें शिरकत की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हमने 2 रोज़ पहले श्री डॉक्टर उमर खालिद का एक बयान पढ़ा जो काफ़ी चिंता पैदा करने वाला बयान है। उस बयान में और उसके साथ जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि इस आंदोलन में शामिल, यानी CAA के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन में शामिल या उसका समर्थन कर रहे लोगों के ख़िलाफ़ जबरन हलफिया बयान इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे जांच की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। इससे हमारे भीतर बहुत चिंता हुई और हमने ये सोचा कि यह बात सार्वजनिक तौर पर साझा की जानी चाहिए। और जिस प्रकार फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 13 हिंदू और 40 मुसलमान, सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए और उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, वो नष्ट कर दिए गए। कई मस्जिदें बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। इस हिंसा के बाद इस हिंसा की जांच जिस तरह होनी थी वैसी न करके और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जांच चल रही है, यह देखकर भी हमें बहुत चिंता है। हिंसा हुई थी, जाहिर है हिंसा के पीछे कुछ लोग रहे होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इस हिंसा की जांच की जगह CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ था, उस प्रतिरोध को ही अपराध ठहराकर उसकी जांच की जा रही है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे शामिल थे, किस तरह से शामिल थे, वगैरह वगैरह, और उसी को अपराध बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रश्न हैं, हम 4 लोगों की समझ से, इसमें हर्ष मंदिर शामिल हैं। हर्ष मंदिर को
आप सब लोग जानते हैं, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर चुके हैं, भारत सरकार से दूसरी हैसियत से भी जुड़े रहे हैं और वे भारत में शांति और अमन और इंसाफ के लिए कारवान मोहब्बत, अमन बिरादरी और दूसरे संगठनों के माध्यम से काम करते रहे हैं। उमर खालिद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उनका झारखंड के आदिवासी हो समुदाय पर काम है और उमर खालिद के बारे में आप ये भी जानते हैं कि वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे थे और इसी सरकार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से एक को भी वह साबित नहीं कर सकी है और उसमें उसकी दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन उमर खालिद के खिलाफ दुष्प्रचार पिछले 5 वर्ष से चल रहा है। फिर भी उमर खालिद इस देश के कुशाग्र युवा राजनीतिक सक्रिय लोगों में से एक हैं और वे लगातार अपनी बात लिखकर और बोलकर कहते रहे हैं। कंवलप्रीत कौर आइसा नामक छात्र संगठन से जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, और वे इस ये जो CAA के खिलाफ प्रतिरोध चल रहा था उसमें भी समर्थक के तौर पर और उसके साथ वे थीं। वे एक मुखर छात्र कार्यकर्ता हैं और छात्र नेता हैं और कैंपस के सवालों पर लगातार सक्रिय रहती हैं। योगेंद्र यादव से आपका परिचय है, वे राजनीति शास्त्री हैं, CSDS से जुड़े हुए थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी वे काम करते रहे हैं, स्वराज इंडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज यहाँ कोई सांगठनिक हैसियत से मौजूद नहीं है। हम सारे लोग व्यक्तियों और नागरिकों के तौर पर यहाँ आपके सम्मुख हैं और अपनी बात रखने जा रहे हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम CAA, NRC, NPR के आलोचक हैं। उसके विरुद्ध जो पूरा आंदोलन भारत में चल रहा था, हम उसके समर्थक हैं। हम में से कुछ लोग उसमें अलग अलग हैसियत से शामिल हुए हैं और हम यह मानते हैं कि वह एक जायज़ जनतांत्रिक आंदोलन था, शांतिपूर्ण था, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए किया जा रहा आंदोलन था और उस आंदोलन को आपराधिक ठहराने की कोई भी कोशिश जनता के अपने स्वराज के अधिकार को स्थापित करने की कोशिश पर हमला है। तो मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वरूप आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्री हर्ष मंदिर, सुश्री कंवलप्रीत कौर, डॉक्टर उमर खालिद और प्रोफेसर योगेंद्र यादव ये अपनी बात रखेंगे। आपको जो भी सवाल करने हों आप लिखकर वो सवाल दे सकते हैं और उसके बाद जिनसे करने हों आप उनके नाम भी लिख के दे सकते हैं। उन सवालों को हम लेंगे उसके बाद और बात करेंगे। सारे लोग जो संबोधित करेंगे उनसे अनुरोध है कि वे 5 से 6 मिनट में अपनी बात रख दें ताकि फिर सवाल जवाब के लिए भी वक्त रहे। ध्यान रहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत गंभीर मसले पर हो रही है और हमें उसको गंभीरता का पता है और भारत जिस एक बहुत संकट के क्षण से गुजर रहा है उसका भी हमें एहसास है। कोरोना वायरस महामारी के कारण हम आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस गंभीरता को हर कोई महसूस कर पाएगा। तो सुन लिया आपने, प्रोफेसर अपूर्वानंद बता रहे हैं कि दिल्ली दंगों का असल जिम्मेदार ठहराया जा रहा है CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को। क्रोनोलॉजी के जरिए पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जा रही है। आगे जाके वो इस पूरे मामले में एमनेस्टी का जिक्र करते हैं। जो एमनेस्टी की रिपोर्ट आई है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी है जो बताती है कि कहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसका वो कैसे जिक्र कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उमर खालिद साहब, इसके पहले कि मैं योगेंद्र जी को बुलाऊं, मैं यहाँ जो प्रेस के मित्र इकट्ठा हैं उनको याद दिला देना चाहूँगा कि एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल ने रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें इन जो फरवरी में हिंसा हुई थी उसमें पुलिस की भागीदारी की पड़ताल की गई है बहुत ही बारीकी से और वो रिपोर्ट जारी की गई है। उसके साथ ही पुलिस प्रोजेक्ट ने कई रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसमें पुलिस प्रोजेक्ट ने
ये प्रदर्शित किया, दिखलाया है कि किस प्रकार एविडेंस, सबूत गढ़े जा रहे हैं, फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। तो पोलिस प्रोजेक्ट और एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा खुद आप लोगों ने, यानी इंडियन एक्सप्रेस, कारवां, क्विंट और बाकी तमाम ने बहुत सारे सबूत सामने ला के रखे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इस हिंसा की जांच दरअसल किस तरफ होनी चाहिए थी, हो किधर रही है। हमें भीमा कोरेगांव के पूरे केस को याद रखना चाहिए, जिसकी जांच एक दिशा में जा रही है। अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और पूरे देश में जाल फेंका जा रहा है। असली हिंसा जो भीमा कोरेगांव में हुई थी दलितों के खिलाफ, उस हिंसा में जो अभियुक्त थे वो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई जांच नहीं हो रही है। उसकी जगह एक पूरा झूठा मामला खड़ा कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। तो उस मॉडल को याद रखना चाहिए। इस जांच के नाम पर जो पूरा एक षड्यंत्र हो रहा है उसको याद रखना चाहिए। अब हर्ष मंदर का बयान मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है। इसी तरीके से कमलप्रीत कौर का बयान भी मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, उन्होंने भी इंग्लिश में पढ़ा है। खबर बहुत लंबी हो जाएगी और आपको सीधे लेके चलता हूँ उमर खालिद पे, क्योंकि आपने प्रोफेसर अपूर्वानंद को सुनकर ये तो समझ ही लिया होगा कि अभी हाल फिलहाल में उमर खालिद के मामले में जो कुछ हुआ कि कैसे लोगों को प्रताड़ित करके कहा जा रहा है कि उमर खालिद के खिलाफ बयान दो। वाली कहावत आपने सुनी है देसी, एक बार पूरी दुनिया की पुलिस में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया और कंपटीशन शुरू हो जाने के बाद ये तय हुआ कि कौन पुलिस सबसे पहले अपराधी को पकड़ती है। तो अमेरिका की पुलिस गई, अपराधी को पकड़ के ले आई। उसके बाद ब्रिटेन की पुलिस गई, अपराधी को पकड़ के ले आई। फिर धीरे धीरे करके नंबर यहाँ आ गया इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जब पुलिस गई जंगल में अपराधी को पकड़ने के लिए तो काफी देर तक नहीं आई। लोगों को लगा कि क्यों नहीं आई, तो जाके देखा तो वो एक भालू को पीट रहे थे और कह रहे थे कि बोल तू शेर है, हम तुझे शेर लिखेंगे कागज में। तो ये हालत है यहाँ की पुलिस का कि डंडे के जोर पे भालू को शेर बनाने में लगी हुई है। जो उसका जिम्मेदार नहीं है उसके लिए वो लगी हुई है। तो उमर खालिद ने कैसे पूरे मामले पर रोशनी डाली है वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि मेरी पिछली वक्ता ने बात करी कि किस तरीके से इस स्क्रिप्ट की जिसपे दिल्ली पुलिस अपना सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो पहले से लिख दी गई है और उसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। मैंने सोचा नहीं था मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कवलप्रीत ने ये बात लेकर आए हैं तो ये क्रोनोलॉजी 7 मार्च से भी पहले की क्रोनोलॉजी है। मुझे याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था। उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया और पूरे दिन उसको उनकी जो सोशल मीडिया में आईटी सेल है उसने उसको वायरल करने की कोशिश करी। उनका ट्वीट करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर, सारे चैनलों ने डिबेट किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये 3 मार्च की बात है। 3 मार्च 4 मार्च अमित मालविया के ट्वीट करने के बाद उनके आईटी सेल ने और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक तबका है जो सरकार के साथ खड़ा रहता है, उसने इसमें बहुत चर्चा करी और ये बोला कि ये दंगे का षड्यंत्र यही वो 10-20 सेकंड है स्पीच के जो आपने एडिट करके उस दिन ट्वीट किया था, उसको 3-4 मार्च को चलाया। जिस एफआईआर के ऊपर आज ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एफआईआर 6 मार्च को फाइल हुई थी। मतलब ट्वीट पहले आया, स्क्रिप्ट पहले आई और उसके बाद वही चीज एफआईआर में, स्पेशल सेल में या क्राइम ब्रांच में जहां भी एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस को, एक गोपनीय इन्फॉर्मर, सीक्रेट इन्फॉर्मर के इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एफआईआर फाइल करी गई। तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कौन थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं अमित मालविया ही तो नहीं थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं बीजेपी आईटी सेल के लोग ही तो नहीं थे? क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो 6 मार्च को दिल्ली पुलिस के पास आई थी वो 3 मार्च को बीजेपी का आईटी सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से चला रहा था।
तो क्रोनोलॉजी की बात होती है, और क्रोनोलॉजी की बात हमारे गृह मंत्री करते थे एनआरसी सीए से पहले। एक क्रोनोलॉजी, जैसे कवलप्रीत ने भी बोला, एक क्रोनोलॉजी इस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन की भी क्रोनोलॉजी है, जहां पॉलिटिकल मास्टर्स इस बात को पहले बोल दिए। इस पे संसद में बाकायदा बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, जहां कुछ नाम पहले से ले लिए गए और बोला इन लोगों ने भी आह्वान किया था और इन लोगों की वजह से हिंसा हुई है, गृह मंत्री द्वारा और सांसदों द्वारा। तो क्या दिल्ली पुलिस आज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो जो कंक्लूजन हमारे नेताओं ने और जो रूलिंग पार्टी है पहले से लेकर आए थे, क्या उनको सही साबित करने के लिए एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ चार्जशीट जो फाइल हुई हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ जो बयान आए हैं, बहुत हास्यास्पद बात है कि उन्होंने भी एक क्रोनोलॉजी का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जो दंगों का षड्यंत्र है वो सीए विरोधी आंदोलन में ही पाया जाएगा, और सीए विरोधी आंदोलन की क्रोनोलॉजी है। बाकायदा चार्जशीट में यह बताया गया कि 13 दिसंबर 15 दिसंबर जामिया में हिंसा होती है, 16 दिसंबर शाहीन बाग आंदोलन शुरू होता है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसके अगले एक हफ्ते बाद यहां आंदोलन शुरू होता है, उसके अगले महीने बाद इस यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू होता है। इन लोगों ने सीए के खिलाफ आंदोलन किए। क्या ये हमारा आंदोलन कोई सीक्रेट आंदोलन था? हमारा आंदोलन बिल्कुल पब्लिक आंदोलन था। और आप उस पूरे आंदोलन को एक क्रोनोलॉजी के बतौर दिखा के और ये बोल के कि ये आंदोलन जिम्मेदार है जो दिल्ली में फरवरी में दंगे हुए, इस पे हम लोग सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस पे हम लोग दिल्ली पुलिस से सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस आंदोलन में वो कौन सी चीज है जिसने एक बार भी किसी को हिंसा की तरफ इंसाइट करने के लिए बोला गया हो? और अगर आप क्रोनोलॉजी की बात करते हैं इस दिसंबर से लेकर फरवरी तक की घटनाओं के बीच में, तो दिल्ली पुलिस से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उस बीच और बहुत सारी घटनाएं हुई, और ऐसा क्यों है कि जब आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक उन सारी घटनाओं को समराइज करते हैं तो कुछ घटनाएं गायब हो जाती हैं। मुझे याद है 20 दिसंबर का दिन था, दिल्ली में धारा 144 लगी हुई थी, मतलब 5 से अधिक लोग किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए गैदर नहीं हो सकते थे। उस 20 दिसंबर को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कनॉट प्लेस राजीव चौक पे कपिल मिश्रा और उनके साथी खुलेआम रैली निकालते हैं। जब हम कपिल मिश्रा की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग 23 फरवरी को जो उन्होंने भाषण दिया उसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे भाषण वो 2 महीने से दे रहे हैं। खुलेआम रैली निकालते हैं 20 दिसंबर को, बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो। हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं कि ये आपको नहीं लगता कि ये हिंसा भड़काने के जैसे भाषण है? क्या आपको ये जरूरी नहीं समझा कि धारा 144 का उल्लंघन किया हो, उन पे कोई मुकदमा किया जाए? आप इस बात को लेकर चुप क्यों हैं कि 2 बार जिन आंदोलन को आप बोल रहे हैं हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, 2 बार उन पे ऐसी घटनाएं हुई जहां उनके ऊपर गोलियां चलाई। 29 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया में गोली चली, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चली, और उसी के 2 दिन पहले 27 जनवरी को एक मंत्री ने खुलेआम बोला था गोली मारने के लिए, अनुराग ठाकुर ने। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ये क्या बहुत ज्यादा है कि अगर हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि उस घटना का, जो 2 घटनाएं हुई 29 और 1 फरवरी को, 29 जनवरी को, और उससे 2 दिन पहले दिए गए बयान में कोई लिंक नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के बयान से कोई प्रभावित हो सकता है? क्या ये एक्सपेक्ट करना कि आप इस एंगल को भी प्रोब करेंगे कि ये बहुत ज्यादा है एक्सपेक्ट करने के लिए? या फिर आप बताना चाहते हैं कि दिल्ली में 2 किस्म के कानून है? एक कानून है जो नेताओं के लिए, जो वीआईपी लोगों के लिए, जो सत्ता में बैठे, जो सत्ताधारी पक्ष है, उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जहां अगर आप कुछ भी कर दें आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और दूसरा सेट ऑफ रूल्स है जहां अगर आपने कुछ किया भी नहीं तो आपके खिलाफ एविडेंस मैन्युफैक्चर करके आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी। क्या दिल्ली पुलिस 2 रूल्स को फॉलो करती है? हिंसा के दौरान कई सारी घटनाएं आई, मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा। कई सारी घटनाएं आई जहां हमने पब्लिकली देखा लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, मार दो काट दो, वो क्रोनोलॉजी में उनका कोई जिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई आरोप भी दर्ज हुआ है या नहीं। ये बात तो स्पष्ट है कि उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक रागिनी तिवारी बोल के फेसबुक लाइव किया था उन्होंने मौजपुर से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। और आज हम पे आरोप लगा के ये उस दिनों जो घटना हुई उसके इतिहास को हमारी आंखों के सामने 6 महीने के भीतर पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। हम लोग, मैं इतिहास का छात्र हूं, हमने पढ़ा कि इतिहास को बदला जाता है, इतिहास को तोड़ा मड़ोला जाता है, लेकिन नाइडली उस 200-300 साल पुराने इतिहास की बात करते हैं। हमारे सामने 6 महीने पहले जो घटनाएं हुई उसके इतिहास को बदला जा रहा है और उस पर ऑफिशियल मोहर लगाई जा रही है। उनकी कोशिश है ये सारे आरोप
सीए आंदोलन में शामिल लोगों पे लगा के, कुछ लोगों को जेल में ला के, बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगा के, किसी के खिलाफ मीडिया में कुछ इंफॉर्मेशन लीक करके वो हमको डिफेंसिव कर देंगे। हम बार बार यही साबित करने में लग जाएंगे और हम पूरे टाइम यही बोलते रहेंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो असली घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहता हूं, मोहन नर्सिंग होम के अंदर एक घटना सामने आई थी जहां एक अस्पताल की छत पे एक मॉब चढ़ गया था, बंदूक लेके, बम लेके, वहां बम जमीन पे फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। अभी जो आपने 3 चार्जशीट फाइल करी हैं, ऐसा क्यों है कि मोहन नर्सिंग होम के बारे में कोई जिक्र नहीं है? वो किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आप बोलना चाहते हैं कि जो जामिया के आंदोलनकारी हैं वो मोहन नर्सिंग होम की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे? जो फैजान को मारा गया, पीटा गया, और वीडियो में है जहां पीट पीट के बोला जा रहा है कि तुम्हें आजादी चाहिए तो आजादी ले लो, फैजान की मौत हो गई, फैजान के 3 साथी और थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी के जामिया और जेएनयू और बाकी शाहीन बाग के आंदोलनकारी कर रहे थे। एक 85 साल की महिला अकबरी, उसको जला दिया, जला के मार दिया, क्या उसकी कॉन्स्पिरेसी आंदोलनकारी कर रहे थे? आप असली कॉन्स्पिरेसी को छुपाना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो कॉन्स्पिरेसी का कर रहा है ये खुद एक कॉन्स्पिरेसी है कि सरकार के जो है, पहले भी हमने देखा है दंगों के केस में इंसाफ नहीं हुआ है, 84 में नहीं हुआ, 2002 में, लेकिन जैसे कंवलप्रीत ने बोला बिल्कुल सही बात है, इस बार तो वो एक कदम आगे जा रहे हैं। जो लोग असलियत में जिम्मेदार हैं दंगा भड़काने के लिए, उनको तो बचाया जा रहा है। जो सरकार के आलोचक हैं, ये एक मौका तलाशा जा रहा है कि साथ ही साथ उनकी आवाज को भी बंद कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उमर खालिद ने पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया, आपकी समझ में भी आ गई कि पहले बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय ट्वीट करता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, और उसके बाद भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार पूरे मामले में डिबेट करते हैं। यही तो पूरे देश में हो रहा है, आपको इसी को समझने की ज़रूरत है। सबसे आखिर में इस पूरे मामले में बोलने का मौका मिला योगेंद्र यादव को। उन्होंने 11 सवालों के जरिए पूरे मामले को उठाया और कहा कि षड्यंत्र जो है वो खुलासा नहीं हो रहा है दिल्ली पुलिस की जांच से, बल्कि जांच के तौर पर दिल्ली पुलिस पूरा एक षड्यंत्र कर रही है। कैसे कैसे वो सवालों को उठा रहे हैं, उन्हीं की ज़बानें सुन लीजिए। And I'll try and summarize it in English and Hindi so that there is no overlap of time. उमर खालिद ने सवाल पूछा था कि ये दिल्ली पुलिस किसी षड्यंत्र की जांच कर रही है या कि जांच अपने आप में षड्यंत्र है? Is the Delhi police inquiring into a conspiracy, or is the investigation itself a conspiracy? That is the big question we are raising today. 1 मई को मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, यही कहते हुए, श्रीवास्तव जी तब तक कमिश्नर बन गए थे, मैंने यही कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि ये जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और अब जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कुछ कुछ पता लग गया, इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर रोज किसी ना किसी से पूछा जा रहा है, चीजें लीक की जा रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा, लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। मेरे साथियों ने जो बात कही वो सब मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं इस सब को सिंपली 11 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने रख देता हूं। We wish to ask these 11 questions to Delhi police. These are sharp questions. I'll say that in Hindi and English. On 25th of February, a statement was released by the Press Information Bureau after Home Minister Amit Shah chaired a meeting attended by Delhi CM Arvind Kejriwal and Delhi LG Anil Baichal. The statement said, ये 25 फरवरी का स्टेटमेंट है, Shri Shah noted that the professional assessment is that the violence in capital has been spontaneous. Amit Shah ji ka statement. However, just a few days later, on 11th of March, the Home Minister contradicted his previous statement and stated in the Lok Sabha that riots were pre-planned conspiracy. He in fact named organizations and individuals there.
This was even before any investigation had begun into the riots. Is the entire investigation just a facade to arrive at premeditated conclusions already announced before the investigation had even commenced? So पहला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे, उन्हीं होम मिनिस्टर द्वारा जिन्होंने खुद 25 फरवरी को कहा था कि ये तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया, और 11 मार्च को वो बताते हैं, और इसके बीच में जो कुछ हुआ उमर ने बताया, कंवलप्रीत ने बताया, 11 मार्च को उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी, और वो नाम बता देते हैं किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी। तब से आज तक क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्या वो पहले से बनाए हुए कंक्लूजन को पुष्ट करने का प्रयास है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, ये जो क्रोनोलॉजी बनाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस क्रोनोलॉजी में कुछ एलिमेंट मिसिंग क्यों है? ये उमर खालिद ने पूछा था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं, 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? दूसरा सवाल। तीसरा, कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा, और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें भड़काने की कोई बात नहीं। गजब है। सो कपिल मिश्रा, who's been active since December to February, even calling Delhi election a battle between India and Pakistan, and then threatening in front of the DCP that his supporters will take law into their own hands if the police does not clear the protesters. Does the Delhi police not consider these utterances as clearly an attempt to provoke violence and promote disaffection and divide between communities? कफील साहब को, डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं, और पुलिस कोर्ट में आके कह देती, नहीं साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। जस्टिस मुरलीधरन ने उनको कहा था कि जरा कोर्ट के अंदर सुना दो, और आपको इसमें केस दिखाई नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन, वायलेंस के दौरान तमाम तरह के वीडियोस आए जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी दिखाता है। कम से कम उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने आता है। वो क्या है? एक तो इन्होंने बोला था, उमर ने बोला ही था, रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। रिपोर्ट्स इसके बारे में भी आई हैं। बीजेपी लीडर्स सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंद किशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, वीडियो है, एविडेंस दिए गए हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, why is the Delhi police not taking cognizance of various videos, reports of persons associated with the ruling dispensation who were inciting and participating in violence and carnage? ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हिंसा के दौरान की बातें हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पांचवा सवाल, as everyone knows, everyone in this country has seen that video of 4 brutally injured men who are being forced to chant national anthem, and not out of love for the country, mocking at them. अच्छा तुम देश जनगण मन बोलते थे, बोलो दे जनगण मन इस वक्त. And one of them, 23-year-old Faizan, subsequently succumbed to injury. Why has the Delhi police not initiated any action against its personnel who were involved in the assault that led to the death of one person? दिल्ली पुलिस सबको पहचान लेती है, कहती है कि हम
पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर। Why is that happening? Number 6, there is this case of complete evidence-based case of brutal custodial torture of Khalid Safi. I'm personally someone who went to the jail, met Khalid Safi, and he narrated what happened to him. वीडियो है जो दिखाता है कि पुलिस के सामने आराम से पैदल चलते हुए खालिद सैफी जा रहे हैं और उसके कुछ घंटों के बाद उनकी टांगें टूटी हुई हैं। Why is there no inquiry by anyone, police, National Human Rights Commission, judiciary? What is happening here? दिल्ली में सबके नाक के सामने कस्टोडियल वायलेंस हुआ, टॉर्चर हुआ, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 7वां सवाल, has the police ordered any probe into several accounts where police allegedly was complicit in the violence, directing mobs, pelting stones, looking the other way, breaking CCTV camera? Are these charges being probed fairly? कितने वीडियोस आए थे कि पुलिस दंगे में शामिल है, खुद पत्थर फेंक रही है, हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ देख रही है, सीसीटीवी कैमरे पुलिस खुद तोड़वा रही है। इनके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई है अब तक जांच? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में? 8वां सवाल, ये यूएपीए का इस्तेमाल क्यों किया गया है? People were first initially arrested under various FIRs, but then UAPA has been imposed on many of them. Is this a ploy to keep protesters in jail for long period without the need to provide evidence or frame charges? Why is the draconian anti-terror like UAPA being used? UAPA का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है इस केस के अंदर? क्या पुलिस को पहले दिन से पता था कि टेरर है, यहाँ पे टेररिज्म हुआ है, या कि यूएपीए का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अगर पुलिस कुछ भी प्रूव ना कर पाए तब भी यूएपीए की शील्ड लेके लोगों को बंद करके रख सके, बेल ना मिले, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसके बारे में कुछ पुलिस को प्रूव ना करना पड़े, कोर्ट के सामने कुछ कहना ही ना पड़े? 9th क्वेश्चन, that there have been several reports. Khalid ने तो एक स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले. There have been reports of people police has been coercing people. It has summoned for questioning to give false statements. Is this a desperate attempt by police to buttress its conspiracy theory in the absence of any real credible evidence? तमाम तरह की रिपोर्ट्स पिछले कई हफ्तों से आ रहे हैं. जो लोग पुलिस जिनकी इन्वेस्टिगेशन करती है उनको बहलाती है, फुसलाती है, धमकाती है, उनके स्टेटमेंट में शब्द डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, 20-20 साल तक रहोगे, केस सॉल्व नहीं होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच लो. क्या ये तरीका है पुलिस का काम करने का? पुलिस सच ढूंढ रही है या कि पहले से बने हुए एविडेंस दिखा रही है? 10वां सवाल, एंड आई एम अबाउट टू एंड. कन्फेशंस पुलिस के सामने जो किए जा रहे हैं, अब हर कोई जानता है कन्फेशंस हैव एब्सोल्युटली नो लीगल सैंक्टिटी. पुलिस की प्रेजेंस में कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे मीडिया को रिलीज किया जाता है. तमाम तरह की ऊटपटांग चीजें मीडिया के सामने दी जाती है. प्रोफेसर अपूर्वानंद के बारे में सारा देश जानता है. प्रोफेसर अपूर्वानंद के क्या सिद्धांत हैं, क्या उनकी बात है, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उनके बारे में किस तरह की ऊटपटांग चीजें लीक करके मीडिया के अंदर चलवाई गई. सो why is the police trying to prejudice public opinion against those arrested even before it has officially framed any charges based on these confessional statements? इन कई confessional statements के नीचे होता है कि refuse to sign, उसको दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर खबरें चलवाई जा रही हैं. ये क्या है? ये तो पब्लिक ट्रायल है. कोर्ट में ट्रायल करने से कौन डरता है? मरे पब्लिक में ट्रायल झूठी खबरें फैला के ये क्यों किया जा रहा है? एंड माय लास्ट क्वेश्चन, in its latest line of questioning, Delhi police has been grilling people on their conversations in some WhatsApp group with hundreds of members. Isn't it ridiculous to believe that these riots of this scale were conspired for several weeks in a WhatsApp group with hundreds of people and the police never got to know about it? Or is the police pursuing this line of argument in order to safeguard real culprits? जो भी जाता है उनसे कहा जाता है आप फला फला व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे. अब वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर 50, 60, 70 लोग थे, कभी 100 लोग हो गए. लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हफ्तों तक वो व्हाट्सएप ग्रुप है. दिल्ली के दंगों की प्लानिंग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है जिसका पुलिस को पता ही ना लगे? ये क्या कहा जा रहा है? These are the 11 questions we would like Delhi police to answer.
the questions you would find in the statement which will be released. So please give your email IDs. Please put the email IDs in the text box, and the statement and all the questions, etc., and every material will be placed for your perusal. खबर काफ़ी लंबी है, आप लोग थोड़ा पेशेंस से सुने होंगे, उम्मीद रखता हूं, क्योंकि सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कुछ चीज़ें निकाल के आपके सामने ला के रखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी काट छाट के कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की, वरना पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई घंटे तक चली है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।